हाय दोस्तों, चलो आज क्लास फिर शुरू करते हैं। मैंने और आपने यहाँ तक कर लिया था, इस टॉपिक पढ़ लिया था, अभी यहाँ पढ़ना था। मेहरणगढ़ में जीवन मृत्यु, मतलब मेहरणगढ़ में जीवन कैसा था उन लोगों का, और वो लोग कैसे रहते थे मेहरणगढ़ में, मतलब उनका रहन सहन खान पान, क्या खाते थे, क्या था। और एक तो ये पता है मेहरणगढ़ होता क्या है, एक अच्छा सा स्थान है। चलो मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरणगढ़ ढूंढो। मेहरणगढ़ ढूंढना है जो मानचित्र 2 पर है और पृष्ठ 13 पर मेहरणगढ़ ढूंढ कर करना क्या है। यहाँ यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरणगढ़। वैसे मेहरणगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, चलो फिर भी आपको मैप दिखा देते हैं, क्योंकि मैप देखने से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो इमेज अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है। जैसे ये अपना भारत पड़ता है, फिर यहाँ पाकिस्तान है, ये रहा मेहरणगढ़। ये देखो मैं थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ, ये है मेहरणगढ़। यहाँ सुलेमान पहाड़ी और किरदार पहाड़ी, यही है बोलन दर्रा, इधर ही ईरान जाने का रास्ता है। तो यहाँ मेहरणगढ़। अब तो आपको उससे कोई पूछे मेहरणगढ़ कहाँ है, तो है पाकिस्तान में। किस किस पहाड़ियों पर पड़ता है, सुलेमान और किरदार पहाड़ियों को। कौन सा दर्रा, तो बोलन दर्रा। और कौन से रास्ते पड़ता है, तो ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, उस पर पड़ता है, ये पड़ता है। मेहरणगढ़ में संभव वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले एक जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मतलब सबसे पहले यहीं सीखा था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो यहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट बार, इधर आपको याद होगा पिछली फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। और जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली साल का भी रिवीजन कर लेना तो सही रहेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो उत्तर सुलेमान और किरदार पहाड़ियों पर, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया। मतलब इस सुलेमान किरदार पहाड़ियाँ कहाँ है, वही मेहरणगढ़ में। तो यही क्वेश्चन जहाँ आ गया कि सबसे पहले क्या हो गया, जौ और गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। तो अब क्वेश्चन आ गया सबसे पहले जौ गेहूँ कहाँ होगा, तो मेहरणगढ़ में। और कौन सी पहाड़ियों पर, तो सुलेमान किरदार पहाड़ियों पर और सिंधु इलाके में। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। हाँ, मतलब विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली। क्या क्या जानवर है, हिरण है, सुगर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। मेहरणगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अब चलो इनका घर का चित्र है, देखो ये रहा मेहरणगढ़ का चित्र। एक उनका वहाँ का एक घर है, देखो चौकोर है ना, आयताकार। ये शायद देखो यहाँ पे 4 कमरा हैं। ये तो मेहरणगढ़ के घर का चित्र। मेहरणगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। जैसे मतलब अपना घर की इसकी तुलना करिए, आप पे बुक्स तो होगी, उसमें करना अच्छे से हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। मैंने अभी दिखाया था वही चीज़ आ गई, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मतलब जो अपन अंदाज लगा रहे हैं हम और वो इतिहासकार, शायद पूरे कमरा जैसे आज के होते हैं अपने मकान गांव में देखना, तो कुछ में ऐसे होते हैं गेहूँ जो अपना खुद का खाने वाला अनाज होता है, एक रूम में तैयार करते हैं, एक रूम में खाना आना बनता है। ऐसे ही घर ऐसे उस ज़माने में भी रहते होंगे। मृत्यु के बाद समानता मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, जैसे आज हम भी जताते हैं। जैसे हमारा कोई मर जाता है तो हम उसके लिए बहुत सम्मान और बहुत दुखी भी होते थे, ऐसे ही उस टाइम भी था। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मतलब भूत प्रेतों में भी ये विश्वास रखते थे, जैसे आज हम भी रखते हैं। और इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मतलब कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता में भूत प्रेतों पर
भूत प्रेतों पर विश्वास रखते थे, जरूर रखते थे, क्योंकि यहाँ है। और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि मरने की भी बात जन्म है, तो उनका मतलब था कि अगले जन्म में जन्म लेगा। मतलब स्पष्ट तो नहीं बताया, लेकिन इन चीज़ों से बताया ही गया। ऐसे कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी की भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब जो कहने लगे, जो मतलब वो भूतों प्रेतों को पुनर्जन्म को भी मानते थे। ये रहा देखो वहाँ का, यहाँ बकरी है, और ये देखो एक है, ये मेहरगढ़ की आरंभिक बस्ती है। ये देखो मेहरगढ़ कहाँ है, बुलंदर्रे पे। और कौन सी पहाड़ियों पे, सुलेमान पहाड़ियों। कौन से रास्ते पे, तो ये ईरान जाने वाले रास्ते पड़ता है। हाँ पहचान सकते हैं ना, ये रहा। अब अनंतर जो मतलब अपने भारत के अलावा दूसरे देश के बारे में पढ़ना। देखो फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढोगे तो पता चल ही जाएगा। फ्रांस वहाँ पड़ता है ऊपर की तरफ उत्तर में। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस प्रस्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच माने गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, मतलब क्या क्या यही तो पूछे जाते हैं। जंगली घोड़े, गाय, भैंस, भेड़, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्र किया गया है। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोलों जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। मतलब कोई उत्सव था, कोई त्यौहार है, जैसे अपनी दीपावली होती तो बहुत सारे पेंटिंग करवाते हैं, चित्र भी छपते हैं। वहाँ उस तरह नहीं, लेकिन अब आधुनिकता हो गई, लेकिन तैयारी तो उसी तरह होती है। ऐसे ही इस तरह होता था बना। या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार निकालने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। देखो क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हैं? एक तो यही है कि यहाँ कोई त्योहार, एक याद देखो यहाँ के देखो सबसे बड़ा का ये कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया था, मतलब कोई त्योहार हो तब बनाया था। दूसरे शिकारी अपने अनुष्ठान के लिए बनाए थे। तीसरे जो हमारे दिमाग में रहा था, मतलब शिकार करने थे उसकी योजना बनाते कि मतलब जैसे यहाँ जानवर यहाँ तो उनको कैसा करना चाहिए। और चौथा मतलब जो खुद की बचाव के लिए भी प्लानिंग करते होंगे, ऐसा इस तरह है। तो मैं खुद सोचती हूँ, और पता नहीं अब वो क्यों बना देते। जो अपना खुद का दिमाग है, आप भी अपनी सोच गई है। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एक नवपाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की नवपाषाण के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग में तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से, अब देखिए महत्वपूर्ण है, ये पूछे थे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। ऐसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में या नवपाषाण काल में सीरिया से क्या आता चकमक पत्थर, ये क्वेश्चन ये हो गया। और लाल सागर की कौड़ियाँ, मतलब लाल सागर से कौड़ियाँ लाई जाती थी। भूमध्य सागर से सीपियाँ। और ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते, मतलब खुद लाया करते। वहाँ पर कोई ये नहीं था कि आज जैसे अपनी ट्रेनें चल रही हों, बस चल रही हैं, कुछ ऐसा। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता था? ये होता है, मतलब कौड़ियाँ हाथों में पहनी जाती हैं, और ये कुछ मालाएं बनाई जाती हैं। और सीपों को भी कानों में तो कुंडल बनाए जाते हैं। उपयोगी शब्द आखिर तक खाद्य संग्रह, मतलब जो टॉपिक हैं उनको ये पढ़े। प्रस्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण
कृषक या पशुपालक, नपुंसक। कब्र, ये तिथियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण तिथियाँ याद करना चाहिए। मध्यप्रहर युग कब हुआ था? 1200-10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले। नवपहर युग का आरंभ 10,000 साल पहले से। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ वह 800 साल पहले। अब यहाँ तक है। चलो कल क्वेश्चन हल करेंगे हम और आप, यहाँ से यहाँ तक। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, प्लीज़ शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कुछ रिस्पांस भी दिया करो कि हाँ वीडियो कैसी है और अच्छे से बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखो मोटिवेट होती हूँ मैं ये वीडियो से। थैंक यू इतना समय निकालने के लिए, धन्यवाद।